अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अनदर एपिसोड ऑफ डॉक्टर मोहम्मद खालिद कुरैशी शो। जैसे कि आपको पता है हम लोग वीकली शो करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। और आज हमारा स्पेशल शो है डॉक्टर खालिद कुरैशी की मेमोरीज पे, क्योंकि उनकी आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है, जिसमें हमने अपनी गेस्ट इनवाइट किया है डॉक्टर अनम नजम, जो कि उनके साथ एज अ कुलीग एज अ फ्रेंड भी रह चुकी है। और उनको ज़्यादा उनसे स्पेशली उनको इन चीज़ों से रिलेटेड, डॉक्टर खालिद से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ों का पता है, क्या उनकी इंजरी के दौरान क्या क्या डिफिकल्टी थी। तो हमने आज उनको अपने प्रोग्राम में ऐसा गेस्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अनम, कैसी है आप? वालेकुम सलाम नूरुलैन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा आप हमें अपना इंट्रोडक्शन भी थोड़ा दे दें, रीज़न के जो लोग न्यू कनेक्ट हुए हैं उनको आपके बारे में थोड़ा पता चले। जी ज़रूर। मेरा नाम डॉक्टर अनम नजम है और मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ सीएमएस मुज़फ़्फ़राबाद में। और मेरी अपनी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है जो कि तकरीबन 12-13 साल पहले हुई थी एक गन शॉट की वजह से। और यही इंजरी वजह बनी कि मेरी डॉक्टर खालिद कुरैशी से वाक़फ़ियत हुई। और वी वर फ्रेंड्स, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स। और क्योंकि उनकी इंजरी भी जो है वो गन शॉट से रिलेटेड थी, इसलिए बहुत सी चीज़ें थी जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स थे। तो और ये शो नूरुलैन के साथ करने का जो स्टार्ट हुआ था वो भी ऐसे ही हुआ था कि डॉक्टर खालिद कुरैशी की शहादत के बाद, उनके चले जाने के बाद जो है नूरुलैन ने ये डिसाइड किया कि ये शोज़ का सिलसिला शुरू करें। तो आज हम पहली बरसी के मौके पर यहाँ। जी बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं, आप कब डॉक्टर खालिद के साथ कनेक्ट हुई थी, और फिर आप लोगों की किस तरह आप लोग फिर चीजें हुआ था, वो सारा इंट्रो। आई थिंक ये 2017 के स्टार्ट की बात है। आगा खान में ही एक सीनियर कंसल्टेंट हैं डॉक्टर सारा साजिद, वो मेरे ख्याल से डॉक्टर खालिद ने उनके साथ काम किया हुआ था और वो बड़ी अफेक्शनेट थी उनके डॉक्टर खालिद के साथ, और बड़ी मदरली सा फिगर थी वो डॉक्टर खालिद के लिए। तो डॉक्टर सारा साजिद ने कहीं इंटरनेट पर मेरे बारे में पढ़ा या उनको कहीं से पता चला, फिर उन्होंने मुझे ट्रेस किया, कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया डॉक्टर खालिद कुरैशी के बारे में। और फिर वो कहने लगी कि इस तरह से वो इस तरह ये इश्यूज़ हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं और प्रॉब्लम में है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बात करो। और जो चीज़ें आपका एक्सपीरियंस इस इंजरी के साथ रहने का ज़्यादा है, तो आपको बेहतर गाइड कर सकती हूँ। और इस तरह से हम कनेक्ट हुए। और ही वाज़ सच अ प्लेजेंट पर्सन टू टॉक टू कि जब मेरी पहली दफ़ा उनसे बात हुई और मेरे ख्याल में कोई 20 मिनट बात हुई होगी, और जिसके दौरान लाइक ही वाज़ क्रैकिंग जोक्स एंड कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये शख्स जो इस तरह से इतने इतने चेयरफुल अंदाज में बात कर रहा है, ये शख्स कितने ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स का शिकार है, ये इस वक़्त किन-किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। और सबसे जो अच्छी बात थी उस इंसान में, वो ये थी कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता। उसकी हर बात के एंड पर ये होता था, लेकिन शुक्र है कि शुक्र है कि अल्लाह है और वो कभी बुरा नहीं करेगा। तो ये चीज़ मुझे उनकी बड़ी पॉज़िटिव जो है, पहली बार जब हमारी बात हुई तो यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव लगी। फिर उसके बाद अक्सर बातचीत होती रहती थी। उनके भी हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ किसी हद तक मुझसे ज़्यादा थे प्रॉब्लम। प्रेशर सोर्स भी थे जो कि काफ़ी डीप थे। फिर बहुत सी चीज़ें थी जो भी मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो वो मिल-जुल कर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, कहीं पर मुझे उनसे गाइडेंस मिल जाती थी, कहीं पर उन्हें मैं कुछ गाइड कर देती थी। तो काफ़ी सारी जो सिमिलैरिटीज़ थी हमारी लाइफ़ के अंदर, तो उससे एक इंसान बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाता है खुद को दूसरे से, और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से एक था। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि 1 साल हो गया। ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसी बात है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ सकती, मैं अंदाज़ा नहीं कर सकती कि आप जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, उनके लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होगी। बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि 1 साल हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हमें अभी ही वही चीज़ लगता है कि हम इसे हॉस्पिटल लेके, क्योंकि लास्ट के डेज़ में उनको 1 महीना हॉस्पिटल, क्योंकि लास्ट मीठी ईद पे उनकी तबीयत खराब हुई, फिर हॉस्पिटल एडमिट किया, फिर वो वेंटिलेटर पे चले गए, फिर वहाँ से वेंटिलेटर से बैक हुए, फिर नॉर्मल हुए, और फिर लास्ट के डेज़ में फिर वेंट पे चले गए। तो रियलाइज़ ही नहीं होता कि वो अभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। क्या पता, जब अल्लाह ताला किसी को एक शहादत का रुतबा या कोई ऐसी ही कंडीशन करता है, वो आपको फ़ील होता है कि वो आपके साथ है, ही इज़ अलाइव। तो वो फ़ीलिंग ही नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्या कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बहुत केयरिंग,
बहुत ही केयरिंग। मुझे याद है मैं अपनी कहीं भी कहीं फ्रेंड के पास जाऊँ, कहीं यूनिवर्सिटीज़ जाऊँ, कहीं इंस्टीट्यूट जाऊँ, तो हर 2 मिनट बाद कॉल करके पूछना क्योंकि मुझे घर में वैसे मेरा नूरलैन नाम है, घर में मुझे सारा कहते, तो सारा कहाँ तक पहुँची हो, किसके साथ आ रही हो, कितने बजे आ रही हो? इवन मैं अपने फ्रेंड के घर जाती थी, मुझे 5 फ़ोन आ जाते थे। अगर सपोज़ मैं कहीं कभी कैब में वापसी आ रही हूँ, तो कैब में कहता था उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजो, कहाँ हो, मुझसे बिल्कुल मिस हर हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड, हर चीज़ में कनेक्टेड और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं और क्योंकि हम लोग 4 बहनें और 1 भाई है, हम चारों बहनों के साथ इवन इस कंडीशन में इंजरी के बाद भी वो ऐसे ही कनेक्ट था कि उसने ये नहीं किया कि अपने लुक आफ्टर हर चीज़ को करना, घर को टेक केयर करना, इवन वो बेड पे होता था, उसकी प्रेज़ेंस का माशाल्लाह इतना था घर में, वो बेड रिडन हो गया था मगर एक घर भरा-भरा लगता था कि घर में कोई है। अब जिस तरह हो गया है तो मतलब कि घर ही खाली हो गया ना, कोई आगे कोई क्योंकि हम सब दो हम चारों उसका इतना कनेक्ट थे, हमारी 24 आवर की रूटीन उसके साथ ही थी, कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना है, अगर हमें कहीं जाना होता था, भाई के लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं क्योंकि हम भाई को अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर घर में कोई मेल नर्स भी होता था, तो हम घर में एक कोई ना कोई एक फैमिली मेंबर होता था। तो हम लोग इतना उसके साथ कनेक्ट थे, अब उसके जाने के बाद ऐसा लगता है कोई काम ही नहीं है, 24 आवर हम लोग कोई कुछ है ही नहीं लाइफ़ में ना कोई एक उसकी प्रेज़ेंस का एक जो था ना वो बहुत उसका चीज़ें बहुत वो हो गई मीन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि ये ऐसा पेन है, ये ऐसा ही चीज़ है, ये फ़ील ही नहीं हो सकती है। बट ये है कि फ़ील ना हो अब बस ये हम कर सकते हैं कि हमारे एंड से क्योंकि मैंने जो ये इनिशिएट लिया है, फिलहाल तो ये अवेयरनेस सेशन तक है और अपने एंड से थोड़ी बहुत जितना अमाउंट होता है, कुछ लोग हेल्प कर देते तो हेल्प कर देती हूँ। मगर जो रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो मैंने इनिशिएट और मुझे कोई ना क्योंकि भाई का पर्सनली ड्रीम था डायलिसिस यूनिट बनाना क्योंकि वो एक एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट थे तो उनका ड्रीम था डायलिसिस यूनिट बनाना और गरीबों की मदद करना कि गरीब को तो वो चीज हो सके और इसके अलावा जब भाई को डायलिसिस यूनिट भाई जब डायलिसिस पे आ गए थे और भाई की दोनों किडनी फेल हो गई थी तब रियलाइज हुआ कि वो भाई में अमाइलोडिलोसिस हो गया था कुछ 6 महीने से कुछ खा नहीं रहे थे फीड बिल्कुल उनका बंद था तो वो इतना उनके अंदर स्टेमिना नहीं था कि वो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक जा सके तो हमारे यहाँ ये अभी तक इतनी कोई सर्विस नहीं है कि डायलिसिस यूनिट घर आ जाए डायलिसिस होके वो मशीन चली जाए इस टाइप की चीजें मोबिलाइज करना हमें अपनी मेरा जो मकसद है इसमें काम करने का डेफिनेटली मैं डॉक्टर नहीं हूँ मेरा बैकग्राउंड डॉक्टर नहीं है हाँ फैमिली में फादर डेंटिस्ट है भाई डॉक्टर थे और भी फैमिली में लोग डॉक्टर है तो नो हाउ है बट मेरा जिस तरह आप बेसिकली डॉक्टर है आपको नॉलेज है इस तरह मैं दूसरे डॉक्टर से और दूसरे लोगों से इसलिए कनेक्ट हूँ कि जिनकी जो जो इस फील्ड से गुजर रहा है और जो डॉक्टर है उनको ज्यादा नॉलेज है मैं बीच में एक तरह का ब्रिज का काम करूंगी जो मेरे एंड से जो जो मैं कर सकती हूँ मेरा जो ख्वाब है रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाना डेफिनेटली मुझे उनमें और बहुत से ऐसे लोग चाहिए जो कि इसमें सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली वो चीज आ सके ऐसी एनजीओ के साथ कनेक्ट होना है जो क्योंकि कॉस्ट नोबल है और इसमें हम कोई ऐसा बिजनेस लेके नहीं चल रहा है ये बेसिकली नोबल कॉज है कि जो होगा हेल्प होगी तो इरादा है अल्लाह ताला आके मदद करे क्योंकि बहुत जरूरत है कोई इसकी ट्रीटमेंट इतनी एक्सपेंसिव है इलाज और आप एक हम किसी चीज जिसको होती है आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अब आ रही जी, अब आ रही है। हाँ जी जी, जी। वही एक व्हाइट कॉलर बंदा अगर किसी के साथ इंसिडेंट हो जाए वो हेल्प के लिए पैसे किसी से मांगते वक्त या डोनेशन मांगते वक्त हेजिटेट करता है बहुत डिफिकल्टी होती है तो मैं चाह रही हूँ कोई ऐसा फाइनेंशियल उन लोगों के लिए चीजें शुरू हो जाए कोई ऐसा कोई हम असिस्टेंट फाइनेंशियली चीजों को कर ले ताकि हम थोड़ा थोड़ा हर किसी को जो जो इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक्चुअली कुछ लोग मेरे में ना स्पाइनल लोगों को ना थोड़ा डिफिकल्टी है तो लोगों को ना थोड़ी कंफ्यूजन है नॉट डिफिकल्टी कंफ्यूजन है स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रेट या डिस्क स्लिप तो ये आप थोड़ा डिस्क्राइब करिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज है डिस्क स्लिप जी। होना बैक एक होना एक्चुअली अब मैं जब से स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती हूँ जिनको कमर में दर्द होता है ना वो मुझे मैसेज करते हैं आप कहाँ काम कर रही है मैंने कहा वो बात आपकी सही बट एक्चुअली मेरा फोकस ना मैं फोकस एक चीज पे लेके चल रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि
एक इंसानी जिस्म में इतनी सारी ऑर्गन्स है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, सबको कैटर करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और डेफ़िनेटली अभी मैं एक फ़ोकस कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा है, सबसे पहले इतनी सेहत और इतनी हिम्मत और इतना वो स्टैमिना दिया है कि और चीज़ों को लेके चल सकूँ। फिलहाल स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जिस तरह आपको किडनी फेलियर हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, अब मेंटल ट्रॉमा में इस टाइप के मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे काम आगे जाके करूँगी और इवन जो हॉस्पिटल बनाऊँगी वो भाई के नाम से ही बनाऊँगी और उसमें ही सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो अभी छोटी-छोटी चीज़ों को लेके चलूँगी। बाद में अल्लाह ताला ने चाहा तो सारी चीज़ होगी। अच्छा सबसे ये मैं चाहती हूँ ये डिस्क्राइब कर दें कि स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज़ होती है, वर्टिब्रेट, डिस्क स्लेप, पैनकेक ये अलग है, ये डिफरेंस नहीं पता। जो है ना, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो बनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम हम उसको कहते हैं, और वो वर्टिब्रे से बनी होती है, जिन्हें हम मोहरे कहते हैं कि मोहरा खिसक गया है, ठीक है, डिस्क स्लिप हो गई है। और वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर एक गूदा होता है, ठीक है, एक वो जो गूदा है उसका नाम स्पाइनल कॉर्ड है, जिसे हम हराम मगज कहते हैं। वो उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होता है, जो कि हमारे सर के नीचे, यानी गर्दन जहाँ से स्टार्ट होती है उधर से वो स्टार्ट हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड, और हमारी कमर में नीचे तक जाती है। तो ये जो पूरी एक समझ लें कि एक ट्यूब सी है, जो कि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद होती है। हर जो भी मोहरे की इंजरी होती है, या कोई भी बैक एक होता है, या कोई भी रीढ़ की हड्डी की चोट होती है, ज़रूरी नहीं कि उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हो। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक मोहरे की तकलीफ जो है, उसकी वजह से उस मोहरे के अंदर मौजूद जो हराम मगज़ है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो भी डैमेज हुई हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, ठीक है? अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगी, तो उसके जो सिम्पटम्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि आपके जिस्म में से ताकत खत्म हो जाएगी, आप हरकत नहीं कर पाएँगे, या आप अपने जिस्म पर जो एहसास है, जो टच है, या जो भी सेंसेशंस हैं, वो गर्मी-सर्दी ये चीज़ें आप फ़ील नहीं कर पाएँगे। हो सकता है कि आपको पेशाब पर कंट्रोल ना रहे। तो इस किस्म की चीज़ें जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ होती हैं। और ये उसका साइन होता है कि इस वक़्त आपकी जो हराम मगज़ है, जो कि उस रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद है, वो भी डैमेज हो रहा है। दूसरा ये कि नूरलैन, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये रिहैबिलिटेशन, स्पेशली जो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन है, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इग्नोर्ड फ़ील्ड है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जो भी लोग किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हैं, ऐसे चैलेंज का शिकार हैं, ये सिर्फ़ फिज़िकली ही एग्ज़ॉस्टिंग नहीं है उस फैमिली के लिए, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से ये बहुत एग्ज़ॉस्टिंग चीज़ है। मेरी फैमिली है या आपकी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मैनेज कर लेते हैं किसी भी तरह से, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ें फाइनेंशियली भी मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, कि जो डे टू डे खर्चा एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट की केयर पर आ रहा होता है। ज़ाहिर तो लगता है ना कि सिर्फ़ शायद ये शख्स चल नहीं सकता, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अपने अंदर एक पूरी दुनिया है। इसके अंदर आपकी बॉडी का हर सिस्टम एक डिफरेंट तरह से बिहेव करने लगता है। मैं तो इसके लिए ये कहती हूँ कि जैसे आप कोई नई मशीन खरीदते हैं और आपको उसके साथ जो बुकलेट होता है, वो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी पड़ती हैं कि अच्छा अब इस मशीन को कैसे हैंडल करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद आपकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करती है कि वो बिल्कुल नई है और आप उसको नहीं जानते। यू आर नॉट अवेयर हाउ टू हैंडल इट। आपको नए सिरे से सीखना है हर चीज़। मुझे उठना कैसे, मुझे बैठना कैसे, मुझे पेशाब का किस तरह से मैनेज करना है, या मुझे अपने टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करना है, मुझे अपने ब्लड प्रेशर को कैसे देखना है, मुझे अपनी स्किन की केयर कैसे करनी है कि प्रेशर सोर्स ना बन जाए। तो ये एक अलग दुनिया है और ये इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसके लिए इतनी एफर्ट चाहिए होती है, ना सिर्फ ये कि उस बंदे के एंड पर, बल्कि उसके जो सोशल सपोर्ट है, जो उसकी फैमिली है या जो उसके केयरर्स हैं उनके एंड पर, कि मेरे घर में, या जिस तरह मुझे आपके घर का भी अंदाज़ा है, कि घर वालों की जो ज़िंदगी होती है वो उसी शख्स के इर्द-गिर्द घूमने लगती है। कि हर शख्स की ज़िंदगी का जो स्केड्यूल है, वो उसके मुताबिक होता है। उस बंदे की नीड्स के मुताबिक, उस बंदे की रूटीन के मुताबिक, उसको फैसिलिटेट करने के मुताबिक। तो एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिर्फ़ एक बंदे की इंजरी नहीं होती, ये उस पूरी फैमिली के माहौल को चेंज करके रख देती है। और बहुत सी और ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को लेकर चलें और उस पूरी वाइड अम्ब्रेला को कवर करने की कोशिश करें, और हम उस तरह से शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, कोई एक भी स्टेप नहीं ले पाएँगे। इसलिए फ़ोकस्ड होकर चलना अच्छा है। ये अच्छा है कि आपने एक चीज़ को पिक कर लिया है, ओके यू आर वर्किंग ऑन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सिर्फ़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है, इसके अंदर
आपके किडनी से रिलेटेड इश्यूज भी आ जाते हैं, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट बहुत हाई रिस्क पर होते हैं कि इनका किडनी फेलियर हो जाएगा, जैसा कि डॉक्टर खालिद कुरैशी का भी हो गया था। उनके लिए ये चीज तो इसलिए भी डेवास्टेटिंग थी बिकॉज वो खुद एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे, और जब आपको खुद पता चल रहा होता है कि अब मेरे साथ ये हो रहा है और आपको पता है कि इस चीज का प्रोग्नोसिस क्या है, ये चीज कहाँ जा रही है, एमाइलोइडोसिस साथ में हो गया, और जिस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस उनकी चल रही थी, जो इन्फेक्शन साथ में थे, वो प्रेशर थोड़ा अमाइलोइडोसिस के बारे में बताइए, ये क्या होता है। अच्छा, एमाइलोइडोसिस जो है, इसके अंदर बॉडी में कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू हो जाते हैं। बॉडी उन प्रोटीन से उनको डिस्पोज नहीं कर पा रही होती है, और वो हार्ट में, किडनीज में, इवन ब्रेन में, लंग्स में, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में परमानेंटली उसको डैमेज उन ऑर्गन्स को करने लगते हैं, और ये इरिवर्सिबल कंडीशन होती है। और डॉक्टर खालिद की काफी एंड पर जाकर ये कंडीशन जो है आखिरी कुछ महीनों में ये डायग्नोज हुई थी, और हम नहीं कह सकते कि कब से स्टार्ट हो चुका था प्रोसेस, वो तो जब उसका इफेक्ट आना शुरू हुआ और वो किडनी फेलियर में गए और फिर ये सब चीजें साथ साथ हुई, तो उनके पोजीशन पर खुद को रखते हुए अगर इंसान सोचे कि आप खुद नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और आपको जब पता चल रहा है कि मैं इस ये चीज भी है, ये कंडीशन भी होती जा रही है, ये भी खराब होती जा रही है, तो इस वजह से वो, जिस तरह आपने कहा ना कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, जब किडनी फेलियर के जो अक्सर पेशेंट्स होते हैं उन वो खा नहीं पाते, उनका दिल बहुत खराब होता है, तो उसकी वजह से उनकी तबीयत मजीद खराब होने लगती है, क्योंकि खा पी नहीं सकते, कमजोरी होने लगती है, फिर वो डायलिसिस पर जाना इटसेल्फ एक पेन टेकिंग प्रोसेस है। तो वो एक एक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बहुत सारी चीजें इकट्ठी थी जो डॉक्टर खालिद कुरैशी ने एंड पर फेस की हैं, और वो तो अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि एक कांटा भी चुभे तो उसके बदले भी गुनाह माफ होते हैं, लेकिन उस इंसान ने जितनी तकलीफ देखी है अपनी जिंदगी के अंदर, तो मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बच्चे की तरह मासूम, गुनाहों से पाक होकर वो शख्स गया है, और यही चीज सोच कर हम अपने दिल को तसल्ली भी देते हैं कि वो शख्स जहाँ है वहाँ शायद वो बहुत तकलीफों से आजाद है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जिस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हुई थी, उसकी लाइफ मिजरेबल होती जा रही थी, ये आप भी अंदाजा कर सकती हैं क्योंकि आप तो वहाँ रह रही थी साथ है? में, मैं तो जी, आपको मुझे सिर्फ याद है जब भाई को जी गन शॉट हुआ था तो भाई का लेफ्ट साइड का 90% लंग्स खत्म हो गया था, और स्टार्टिंग के 72 आवर्स भाई की लाइफ थ्रेटनिंग थे, और डॉक्टर्स यही दुआ कर रहे थे कि जिंदगी बचे, बस अल्लाह ताला ने दिल बचा लिया था। फिर उसके बाद जब रिकवर हुआ, तब लंग्स को रिकवर करने के लिए भाई को चेस्ट ट्यूब्स लगी थी, 3 से 4 या 5 आई थिंक सो चेस्ट ट्यूब लगी थी, और डॉक्टर्स कह रहे थे इसका पेन इतना होता है, सबसे ज्यादा आज तक हमने इसका पेन नहीं देखा। मुझे याद है जब भाई की चेस्ट ट्यूब को निकालना होता था तो वीकली था या आफ्टर 2-15 डेज बाद था कि 2-2 इंच करके उसको बाहर करना था। और मुझे याद है जब भाई की वो बाहर निकालते थे, भाई को 3 से 4 लोगों ने, 3-4 फैमिली के मर्दों ने पकड़ा होता था, 2-3 मेल नर्सों ने पकड़ा होता, और भाई की चीखें पूरे घर में गूंजी रही होती थी, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हम लोग दूसरे कमरे में खड़े होकर उसकी चीखें, उसकी आवाजें, क्योंकि वो कहता था मुझे अल्लाह का वास्ता बचा लो, क्योंकि उस निकालने की इतना, क्योंकि जैसे वो निकलती थी वो आपके लंग्स पे टच होती थी, और उसकी जो, क्योंकि उसमें आपको ना कोई आप ऐसा दे सकते थे जिससे वो चीज आपका दर्द कम करे, वो जो चीखें थी ना उसके घर में जो गूंजती थी। इसके बाद जो उसका बेड सोल हुआ, उसके बाद बेड सोल, मगर ये था कि वहां सेंसेस नहीं थी, मगर वो इतना मिजरेबल हो गया था, उसकी बोन विजिबल हो रही थी, इवन पूरा उसके नीचे के एरिया में पूरा हाथ जा सकता था। तो इसके अलावा उसके बाद, और उसके बाद जब वो लाइफ में फिर भी उसने इस चीज को ना एक्सेप्ट कर लिया था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को उसने उसने कहा अल्लाह की रजा में जो अल्लाह ताला ने इसके लिए चाहा है, उसने एक्सेप्ट करके हैप्पीली लाइफ को कर रहा था। इवन इस दौरान भी वो लाइब्रेरी जाता था, डॉक्टर को देखता था, और क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बेड टू चेयर, चेयर टू बेड, फिर सुबह तैयार होना, मेल नर्स को टैकल करना, फिर आपकी चीजें नहीं हो रही, और कंटिन्यूसली से वीकली क्वार्टरली यूटीआई हो जाता था, तो पूरा उसका बेड यूरिन से भर जाता था। तो वही एक्चुअली मैं ये कह रही थी, भाई भाई को ना यूरिन क्या कहते हैं, यूरिन लीक हो जाता था, तो सुबह हमें पता चलता था उसका यूरिन, तो वो कहता था मैं वो शख्स हूँ जो यूरिन, आपको बीइंग अ मुस्लिम आप पे एक ड्रॉप आना भी हराम है, मैं उसके अंदर सो रहा हूँ, मेरी कैसी लाइफ होगी है। वो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं लाइफ पे जो आपकी एक सेल्फ स्टीम और उसको आपको अंदर से तोड़ रहे होते हैं। वो चीज है ना, वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत आप नहीं कर सकते। ऊपर से
हमारे यहाँ लोगों का रवैया बड़ा डिफरेंट होता है। लोग ज़बान से तो कुछ नहीं कह रहे होते, मगर आपकी जब आप जब खुद सेंसिटिव हुए होते हो ना, तो आप फ़ील कर लेते हो कि सामने वाले की नज़रें क्या कह रही है ना। तो वो उसने फेस किया, उसने बहुत सारी इन 4 सालों में इतना कुछ फेस कर लिया ना। और इवन भाई की नेचर हमारे घर में ऐसी थी कि वो डिफरेंट, वो हर चीज़ के बारे में बड़ा कॉन्शियस था। इवन मैं मेरी बेसिकली कंप्यूटर की फील्ड थी, तो मैं बाहर जाती थी, मेरे हाथ में लैपटॉप होता था, मोबाइल होता था, तो मुझे परवाह नहीं होती थी, मैं आराम से चल रही होती थी। तो भाई हर चीज़ को कॉन्शियसली सारा, यहाँ स्नैचिंग होती है, यहाँ वो करो, हर चीज़ को। और इवन उसका लाइफ़स्टाइल भी बहुत लिमिटेड था। कॉल पे रहता था, सैटरडे संडे बस घर पे या पढ़ रहा होता था। बहुत रेयर फ्रेंड के साथ हैंग आउट करता था, ज़्यादातर पढ़ाई। और जितना उसने अपने आप को बचा के चलता था, उतना ही उस पे वो चीज़ हिट होगी अनएक्सपेक्टेडली। बस अल्लाह ताला ने तो वही कहता है कि क्योंकि नो डाउट डॉक्टर ने टेस्ट दिया, और इवन भाई ने पेशेंट अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली लेके चला। उसने 100% दिया कि मैं जितना कूप कर सकता हूँ। इवन वो तो प्लानिंग कर रहा था अभी लास्ट के दिनों में, एक तो एफसीपीएस पार्ट 2 की प्रैक्टिस कर रहा था, और फैब में अटेम्प्ट एग्जाम का वो भी कर दिया था। फिर अमाइलोइडोसिस का पता चला, तो उसमें स्टेमिना ही नहीं रहा कि वो पेपर दे सके। इसके बाद सेकेंडली फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो स्टेमिना नहीं हो सका, उसने वहां से वो सारी चीजें डाउन होती है। तो हाँ, इस तरह तो मैं बेस्ट यहाँ टाइम। पे एक बात ऐड करना चाहूँगी। जो आपने बात की ना कि ये यूरिन पास हो जाने की और ये फीलिंग, ये एम्बैरेसमेंट और ये एक अंदर जो एहसास कि मेरा जो बिस्तर है, ये मेरा इस वक़्त मैं यूरिन में लेटा हुआ हूँ। तो इस ये मैं चाहूँगी कि ये चीज़ मैं थोड़ी-सी जो है अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ कि ये किस तरह से होता है। ये अम, आप मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए खुद को इस पोज़ीशन में इमेजिन करें कि कोई छोटा बच्चा नहीं है, ठीक है? 30-35 साल का एक इंसान है और वो एक पब्लिक प्लेस में है, अपने कोलीग्स के साथ है, हो सकता है वार्ड राउंड पर है, हो सकता है कोई क्लास ले रहा है और अचानक से उसका यूरिन पास हो जाता है बिकॉज़ उसको कंट्रोल नहीं है। किस कदर एम्बैरेसमेंट वो इंसान फ़ील करता होगा, किस कदर हेल्पलेसनेस, वो क्या बेबसी है जो वो इंसान फ़ील करता है। मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स थोड़ी देर के लिए उसको इमेजिन करें क्योंकि हम जब किसी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को, ऐसे बंदे को देखते हैं, तो हमारे ज़हन में ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आती। हमें लगता है कि सिर्फ़ ये चल नहीं सकता। हम उस अज़ियत का, उस कर्ब का अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो कि वो शख्स फेस कर रहा है। और इसमें मैं एक दफ़ा ये भी बताऊँ, एक दफ़ा मैं डॉक्टर खालिद ने मुझे ये बात उन्होंने ज़िक्र किया कि उस दिन वो बहुत डिस्टर्ब थे। तो मेरी उनसे बात हुई और कहने लगे कि मेरा बहुत, क्योंकि उनका मज़हब की तरफ बहुत रुझान था और उनको हमेशा ये होता था कि जब से ये हुआ है तो मैं रोज़े नहीं रख पा रहा और ये एक ऐसी बीमारी है कि मैं जो इबादत भी नहीं कर पा रहा, कि मैं रोज़े नमाज़ तो वो 5 टाइम पढ़ते थे लेकिन ये कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख पा रहा। उस दिन जुम्मे का दिन था और ये ग़ालिबन ये आगा खान हॉस्पिटल में होते थे तो ये वहीं थे और इनका शायद जुम्मे की नमाज़ से पहले इसी तरह से यूरिन पास हो गया, बैग से आउट हो गया, कपड़े कपड़े थोड़े गंदे हो, नापाक हो गए। तो ये कहने लगे, जब मेरी शाम में इनसे बात हुई तो ये कहने लगे कि मेरा यूरिन पास हो गया और मैंने एम्बैरेसमेंट, बेबसी, वो सब चीज़ें जो मैं हमेशा फ़ील करता हूँ, वो तो मैंने फ़ील की और मेरा जो फर्स्ट उसके बाद रिएक्शन हुआ करता है कि मैं फ़ौरन से घर आ जाता हूँ, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ और मैं घर आ जाता हूँ कि उसी वक़्त क्योंकि मुझे चेंज करना होता है। तो कहने लगे उस दिन मैंने सोचा कि इस वक़्त जुम्मे का वक़्त है और ये अल्लाह का घर मेरे सामने है मस्जिद। मैं पूरी नियत करके आया था कि मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगा और आई वाज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि मैंने जुम्मे की नमाज़ में शामिल होना है। अब मैं ये जमात क्यों छोड़ दूँ? जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, अल्लाह तो देख रहा है। मैं अपनी इस कंडीशन को मैं इसकी वजह से मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूँगा। ये कंडीशन मुझे अल्लाह की तरफ से दी गई है और मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा हूँ और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और अल्लाह भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो वो कहने लगा कि मेरे कपड़े नापाक थे, उसके बावजूद मैं मस्जिद के अंदर गया और मैंने जाके नमाज़ अदा की। तो ये चीज़ें फिर एक दफ़ा बताने लगे कि एक दफ़ा वार्ड राउंड हो रहा था, उसके दौरान में शायद स्टूल पास हो गया और एकदम से स्मेल हो गई और सबने ऑब्वियसली नोटिस किया। तो ये चीज़ें जो है आम बंदा नहीं सोच सकता कि किस कदर एम्बैरेसिंग होती हैं। ये वो तो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको मेंटली इतना एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं कि आप आप बहुत सी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगते हैं। लेकिन उस इंसान ने हर ऐसे वक़्त में अल्लाह का शुक्र अदा किया।
और उसने हमेशा उसने ये उम्मीद रखी है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। वो हमेशा उसको कहीं इंटरनेट पे पता चलता था कि फलाँ मुल्क में ये ट्रीटमेंट ट्रायल्स शुरू हुए हैं, तो वो फ़ौरन से माशाल्लाह मतलब उसकी इस तरह की आदत थी कि वो ये नहीं है कि वो हाथ छोड़ के बैठ के वो एक्टिव हो जाता था। वो मुझे उसके लिंक्स भेजेगा और जो उनके वाकिफ़ जो कंसल्टेंट्स हैं रिलेटेड फ़ील्ड्स के जो हैं न्यूरोसर्जन हैं, उसके वाकिफ़ के और भी ऐसे जो लोग हैं उनको फ़ौरन चेक करेगा, उस हॉस्पिटल को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्या ट्रीटमेंट ट्रायल्स हो रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या रिकवर हो सकता है। और जो प्रेशर सोर्स हैं, इनका भी मैं चाहूँगी कि लोगों को थोड़ा-सा इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि प्रेशर सोर्स बेसिकली क्या होता है कि आम शख्स जब बैठता है, आप दिन में बैठते हैं, उठते हैं, लेटते हैं, लेकिन जो शख्स व्हीलचेयर पर होता है, वो यूजुअली सारा वक़्त उसकी बॉडी एक ही पोज़ीशन में होती है। उसकी बॉडी का जो सारा वेट है, वो उसकी बॉटम पर आ रहा होता है। तो वो जो स्किन होती है, वो प्रेस होने की वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो रुकने लगती है और वहाँ का जो गोश्त होता है, जो मसल होता है, वो डेड होने लगता है। उसकी वजह से ज़ख्म बनते हैं और फिर वो ज़ख्म क्योंकि उनकी सर्कुलेशन ठीक नहीं होती है, तो गहरे होते जाते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट को आइडियली स्पीकिंग हर कुछ देर के बाद जो है अपने अपने बॉडी का वेट लिफ्ट करना होता है व्हीलचेयर से, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ये कर पाते। और सेकेंडली उन्होंने अपना वो जो एक लाइफस्टाइल था कि मैं इस वक्त वो नेफ्रोलॉजी की रेजिडेंसी कर रहे थे जब उनकी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, तो उन्होंने अपने उस रेजिडेंसी को कंटिन्यू किया। उसी हालत में आप ये अंदाजा करें कि एक शख्स जिसके जिस्म में इस वक्त 3 जख्म हैं जिनका मुंह खुला हुआ है, ठीक है? और उनमें से एक 3-4 जख्म है और उनमें से एक जख्म इस कदर गहरा है कि जिसमें से हड्डी भी नज़र आ रही है और ये सब उसकी पीठ पर है ये जख्म, ठीक है? उन्हीं जख्मों पर वो बैठा हुआ है अपनी चेयर के ऊपर। उसी हालत में वो शख्स एक साइड पर यूरिन बैग लटकाता है, उसी हालत में वो शख्स हॉस्पिटल जाता है, पढ़ाता है वहाँ पर, पढ़ता है वहाँ पर, पेशेंट्स को देखता है और बहुत कंपैशन से देखता है। और उसी कंडीशन के अंदर कभी उसको एक हेल्थ प्रॉब्लम फील करना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल इटसेल्फ एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप इन्फेक्शन के लिए बहुत प्रोन हो जाते हैं। कभी आप कोई इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं, कभी कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कभी उनका यूरिन पास हो जाता है और उसी हालत में, उसी एम्बैरेसमेंट में, उतनी ज़ख्मों पर बैठ के उस शख्स को वापस आना होता है। तो ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो शख्स ने साल हाँ साल फेस की। इसका अंदाज़ा कोई और शख्स नहीं कर सकता। ये वही जानता होता है या उसका खुदा जानता होता है ये चीज़ कैसी थी। और डॉक्टर खालिद के अंदर जब ये जो उसके अंदर एहसास था कि मैं अपने पेरेंट्स का एक बेटा हूँ और मुझे इस वक़्त ऐसी कंडीशन में होना चाहिए था कि मैं अपने पेरेंट्स की को सपोर्ट कर सकूँ और मैं अपने पेरेंट्स का या अपनी बहनों का ख़्याल रख सकूँ। ये एहसास उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। ये इस चीज़ को लेकर वो बहुत गिल्ट फ़ील कि मैं उस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं वो सब कुछ कर सकूँ, जो कि मैं करना चाहता था। अब मेरा अब वो वक़्त था कि मुझे इनका ख़्याल रखना चाहिए था या इनको सर्व करना चाहिए था, इनकी खिदमत करनी चाहिए थी। उल्टा हालात ऐसे हैं कि मेरे फ़ादर जो हैं वो उनको दिन में 2 दफ़ा मेरे प्रेशर सोर्स की ड्रेसिंग करनी होती है, ठीक है? मेरी एक-एक चीज़ मुझे करवट देनी है, मुझे चेयर पे हेल्प चाहिए है, तो ये सब चीज़ें करनी है। तो ये जो मेंटल स्ट्रेस था और ये जो सब चीज़ें थी, ये जो अज़ियत थी, उसका अंदाज़ा नहीं अल्लाह ताला आप लोगों को भी सब्र दे और उनके आगे की जो है दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला तो सीधा जन्नत में ही लेकर जाता है। बिल्कुल। मेरी मुझे याद है मुझे याद है हुँ, भाई हमेशा कहता था यार मुझे मुझे बड़ा फ़ील होता है क्योंकि लास्ट के डेज़ में ना अब्बू ही भाई की टेक केयर कर रहे थे क्योंकि मेल नर्स ना वो चीज़ नहीं दे पा रहे थे। हमने बेस्ट से बेस्ट मेल नर्स पैरामेडिक्स ट्राई कर लिया, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट जितना वो अमाउंट चाह रहे थे सब दिया मगर हमें वो चीज़ नहीं मिली। फिर अब्बू ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी, अपना जो बिज़नेस था अब्बू ने वो खत्म कर दिया अपने बेटे के लिए। फिर अब्बू कराची मूव हो गए क्योंकि हम लोग सक्खर से बिलॉन्ग करते थे। तो वैसे तो हम लोग सारे बच्चे तो कराची में थे, अम्मी कराची में थी बट अब्बू की क्लिनिक वहाँ थी। मगर आफ्टर हुँ, द इंसिडेंट वो अब्बू ने क्योंकि मेल नर्स ने भाई के जख्म को और खराब कर दिया था। तो फिर जैसे वो शिफ्ट पे भाई कहता था यार मुझे नहीं ऐसा लगता मेरा बूढ़ा बाप मुझे उसकी खिदमत करनी चाहिए, मेरे माँ-बाप मेरी खिदमत करे। मैंने कहा देखो अल्लाह ने डाली ना आज़माइश आपने खुद से तो अपने आप को गन शॉट नहीं किया था। और इवन आप कोई ऐसी एक्टिविटी में भी नहीं थे कि हम गए चलो यार तुम इस एक्टिविटी में हो तभी तुम्हें ये होना था, ऐसी चीज़ों में होता है। वो तो अपने काम से घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल और इसके बाद वीकेंड्स पे सिर्फ कमरा बंद करके अपना पढ़ना। तो हुँ।
बस अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, बट नो डाउट उसने अपना 100% दिया। अब्बू अम्मी ने और हमारे एंड से जो हो सका हमने अपना 100% किया, डॉक्टर ने किया। मगर अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी, हम जिंदगी को पैसा, हर चीज आप बेस्ट वो तो खुद ही था, डॉक्टर से सब पता था, और इवन पाकिस्तान का बेस्ट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रही थी, ये भी नहीं कह बिल्कुल। सकते। और इसके अलावा वो इंटरनेशनली लंदन अमेरिका डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट था जो कि हेल्प कर रहे थे। तो हमने और कौन सा हमने ऐसी दुआएं वजीफा ऐसा जो अल्लाह का नाम हमने नहीं किया कि वो ना, मगर जिंदगी आप नहीं बना सकते, जिंदगी जो अल्लाह ताला ने एक वक्त लिख दिया ना वो हुँ, ये, तो इस चीज का फिर इसके बाद डेफिनेटली आप प्रैक्टिकली जब आप खुद इन चीजों से गुजरते हो, अब आप घर में सारी चीजें देखते हो, तो वही मुझे वो जिंदगी और उसका वो ऐसा हो गया कि हमारी जिंदगी बड़ी अनएक्सपेक्टेड है। हम इतना कुछ सोच रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, आपको पता चलता है एक सेकंड में, जिस तरह अभी कोविड-19 की सिचुएशन आई हुई है, हेल्दी लोग सडनली मर रहे हैं, सडनली चीजें हो रही है, तो नहीं ऐसा हो रहा है, तो चलो उसके अपनी चलो उसके दर्जात बुलंद, और हम अपने एंड से किसी की मदद की, तो मैंने तो अपनी लाइफ को ऐसा किया कि मैं अपने एंड से मेरी जो अपनी फील्ड आई थी वो तो एक तरफ, मगर ये वाला काम ज्यादा प्रायोरिटी में है कि जितना हो सके हेल्प आउट हो सके, किसी के लिए बेटरमेंट हो सके। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है सबसे पहले, अल्लाह ताला सेहत हिम्मत स्टेमिना, हाँ सब लोग हमारे ड्राइवर अकेले तो ये नहीं हो सकता, सबकी हेल्प के साथ ही चीज हो सकती है। और तो नूरलान यही वो मेरा भी ये पैशन था कि मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स की रिहैबिलिटेशन के लिए कुछ कर सकूँ ऐसा। क्योंकि उनको जब ये वो खुद इस चीज़ पे आए तो फिर वो कहने लगे कि मुझे अब अंदाज़ा होता है, हमें नहीं अंदाज़ा था पहले इस इंजरी से पहले कि ये लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं और किस तरह से फैसिलिटेशन नहीं है, इवन कितना वैसे भी फाइनेंस है। नहीं है, रैम्स नहीं, आप अपने घर से निकल सकते हैं, रोड टूटे हुए चाहे जितना बेस्ट एरिया, अब हर कोई तो पोश एरिया अफोर्ड नहीं कर सकता रहने के लिए, जहाँ आपके सिर्फ वो चंद एरिया में हमारे रोड अच्छे बने हुए, तो रैम्स नहीं है। रेस्टोरेंट अगर कुछ अच्छे एरिया में रेस्टोरेंट है, वहाँ स्टेयर्स है, वहाँ रैम्स नहीं है, रैम्स का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई इंसान, इवन मैं नॉट ओनली इंजरी पर्सन, ये हम जो नॉर्मल हमारे जो पेरेंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं तो वो हुँ, भी नहीं चल सकते, उनकी भी टांगों में दर्द होता है, उन्हें भी व्हीलचेयर चाहिए होती है। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। क्यों आप बाहर के यूरोप में देख लो तो उनका बसों में हर जगह अलग अलग एरियाज बने होते हैं व्हील चेयर बाउंड के लिए, एक रिस्पेक्ट, इक्वली हुँ, रिस्पेक्ट हुँ, दी जाती है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सेहतमंद इंसान ही चल सकता है, और तो कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ये बहुत हुँ, ये चीज आती है आपकी इंसानियत में, आप इंसानों से कितना प्यार करते हो, वो लोग तो जानवरों से भी प्यार करते हैं। अल्लाह ताला हमारे लोगों को, हमारी गवर्नमेंट को ये चीज, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली बहुत उनको बहुत नहीं ऑब्स्टिकल्स कर सकते। हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, या तो फिर आपकी बहुत हाई अप्रोच से आ रहे हो तो चीजें कर सको। बस अल्लाह ताला हुँ, से दुआ है ये सारी चीजें हो। हम तो अपने आमीन, एंड कोशिश करें, मेहनत करें, अल्लाह ताला हमारी इसमें बरकत डाले। और थैंक यू आमीन। सो और थैंक यू सो मच आपका आपका बहुत कनेक्ट होने का, और हमेशा आप नहीं, टाइम देने का, थैंक यू सो मच। तो नहीं, होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी ये एपिसोड पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड किसी डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन और कोई ऐसी चीज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे ड्यूरिंग स्पाइनल कॉर्ड हमारे इश्यूज चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच टू कनेक्ट विद। अल्लाह थैंक हाफिज। यू। अल्लाह हाफिज।